यूरोप में राष्ट्रवाद के यह भाग चौथा है। आज हम लोग इटली और जर्मनी के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यही दोनों प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का वर्णन करें। प्रत्येक वर्ष इन दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इस वर्ष इटली के एकीकरण पूछा गया हो तो अगले वर्ष बहुत ज़्यादा संभावना होता है कि यह जर्मनी के एकीकरण के बारे में पूछे। तो चलिए आज हम विस्तार से इन दोनों प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिएगा, ये जर्मनी का मैप है और ये इटली का मानचित्र है। मानचित्र के सहायता से प्रश्न को पढ़ने पर आपको सभी बातों को रटने के बजाय समझने में आसानी मिलती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये जर्मनी देश है और इस क्षेत्र में आपको इटली देश दिखाई दे रहा होगा। इटली के एकीकरण 1870 ईस्वी में हुआ था और जर्मनी के एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इटली का एकीकरण कब हुआ और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। अब हम बारीकी से इन दोनों के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एक शब्द है एकीकरण। एकीकरण होता क्या है? एकीकरण का मतलब है टुकड़े में बटे हुए क्षेत्र को एक करना। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। इसका मतलब है कि 1871 ईस्वी से पहले जर्मनी, ये जो आप जर्मनी एक देख रहे हैं, वो एक ना हो करके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। जर्मनी 1871 से पहले कुल 300 छोटे बड़े टुकड़ों में बटा हुआ था। ये भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि एकीकरण से पूर्व जर्मनी कितने हिस्सों में बटा हुआ था। 300 टुकड़े में कुल जर्मनी बटे हुआ था। बाद में 1871 में सभी छोटे बड़े टुकड़े एक हो जाते हैं और जर्मनी का एकीकरण संपन्न हो जाता है। आप यहाँ पर जर्मनी को देखिएगा तो ये वर्तमान के जर्मनी है। जर्मनी के इस तरफ आप देखिएगा तो आपको फ्रांस देश मिलेगा। जर्मनी के नीचे की तरफ आपको एक देश मिलेगा, उस देश का नाम है ऑस्ट्रिया। इस ऑस्ट्रिया का लोकेशन बड़ा जरूरी है। जर्मनी के इस तरफ आपको ऑस्ट्रिया देश दिखाई देगा। ये जो जर्मनी देख रहे हैं, ये जर्मनी 1871 से पूर्व 300 टुकड़ा में टूटा हुआ था। आप इस भाग में देखेंगे तो यह भाग प्रसा है और उस समय जर्मनी का एक बहुत बड़ा भाग प्रसा हुआ करता था और प्रसा के ही जितना बड़ा उतना ही शक्तिशाली एक और क्षेत्र था जिसका नाम ऑस्ट्रिया था। हालांकि आज ऑस्ट्रिया एक अलग देश है। जर्मनी के इस क्षेत्र में हनोवर प्रांत है, फ्रांस से सटा हुआ राइनलैंड का क्षेत्र है, नीचे की तरफ बावेरिया और सैक्सनी का क्षेत्र है। जर्मनी के एकीकरण के शुरुआत की बात करें तो जर्मनी के एकीकरण के शुरुआत में शुरुआती योगदान नेपोलियन को माना जाता है। हालांकि नेपोलियन जर्मनी के बहुत क्षेत्र को जीता था, लेकिन नेपोलियन जब आक्रमण किया था जर्मनी के क्षेत्र पर, तब इन सब क्षेत्र के लोग आपस में एक हो गए थे और राष्ट्रवाद की भावना का उत्पन्न हुआ था। यहाँ पर जब नेपोलियन आक्रमण करके इन क्षेत्रों को जीता था तो नेपोलियन के आक्रमण के डर से ही इन क्षेत्रों के लोग आपस में एक हो गए थे और वहाँ पर राष्ट्रवाद की शुरुआत हुआ था। सबसे पहले हम जानेंगे कि जर्मनी के एकीकरण के बाधा क्या था, तब हम जानेंगे कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से संपन्न हुआ था। तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण के बाधा करें तो पहला बाधा था कि जर्मनी कुल 300 छोटे बड़े टुकड़ों में टूटा हुआ था। और जब 300 छोटे बड़े टुकड़े में टूटा होगा तो जाहिर है उन क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की भावना नहीं रही होगी। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि जर्मनी के क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना की बहुत ज़्यादा ही कमी था। तो राष्ट्रवादी भावना की कमी था। दूसरी तरफ एक और बाधा की बात करें
तो जर्मनी के दक्षिणी क्षेत्र में ऑस्ट्रिया था और यह ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा बना था। यह प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के सबसे बड़ी बाधा कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण के सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया बाधा कैसे था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर था मेटरनिक। आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जिसका नाम था मेटरनिक। और मेटरनिक एक ऐसा राजा था जो घोर प्रतिक्रियावादी था और यह चाहता था कि इसी का हमेशा शासन रहे। यूरोप में किसी भी क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना या गणतंत्र की स्थापना नहीं हो, इसलिए यह चाहता था कि अगर जर्मनी अगर एक होगा तो राजा का शासन खत्म हो जाएगा और मेरा शासन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए जब भी जर्मनी के एकीकरण की बात आता था तो ऑस्ट्रिया उसका पुरजोर विरोध करता था। तो ये 3 कारण आपको लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण के बाधा कौन था। यह 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप 2 बात लिखेंगे। एक, जर्मनी के 300 छोटे बड़े टुकड़ा था, राष्ट्रवाद की भावना की कमी था और ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था मेटरनिक उसका बहुत बड़ा हस्तक्षेप था। अब हम जर्मनी के एकीकरण के विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो देखिए, जर्मनी के इस तरफ जो फ्रांस देश है, इस फ्रांस देश में एक राजा बना। वह राजा 1804 में बना था और उस राजा का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस का राजा बना तो वह जनता की उम्मीद पर खरा उतरा था। जनता के विकास के इन्होंने बहुत सारा काम किया जिससे इन क्षेत्र की ताकत में काफ़ी वृद्धि हुई थी। जब नेपोलियन की ताकत बढ़ा तब उन्होंने देखा कि आसपास का जो क्षेत्र है वह सभी क्षेत्र बिखरा पड़ा हुआ, टूटा पड़ा हुआ है। अगर जर्मनी के इस क्षेत्र की बात करें तो सभी छोटे छोटे हिस्से में बटा हुआ था। जैसा कि बताया है कि जर्मनी टोटल 300 क्षेत्र में टूटा हुआ था और इन सभी क्षेत्रों में राष्ट्रवादी भावना की भयंकर कमी था। तो जब नेपोलियन यहाँ के राजा बनता है, फ्रांस का राजा बनता है, तो वह इन छोटे छोटे टुकड़े पर कब्जा करना शुरू कर देता है और इन छोटे छोटे टुकड़े को जीतते जीतते इस पूरे क्षेत्र को जीत लेता है। यानी कि एक एक करते करते इन पूरे इलाके के टोटल 39 क्षेत्र पर नेपोलियन कब्जा कर लेता है और इन 39 क्षेत्र को वह एक न रख करके एक संगठन के रूप में बनाता है, एक ग्रुप के रूप में बनाता है। इस 39 क्षेत्र को उन्होंने एक कर दिया, एक संघ बना दिया और उसका नाम रखा था राइन संघ या राइन महासंघ। तो जब नेपोलियन इन क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा था तब नेपोलियन के आक्रमण के डर से इन सभी क्षेत्र के लोग आपस में एक हो गया और जैसे एक हुआ, एक होने की भावना ही राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है। इन सभी क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना का संचार हुआ था। एक और कारण माना जाता है जर्मनी में राष्ट्रवाद के, आप देखेंगे कि पूरे क्षेत्र 300 टुकड़ा में टूटा हुआ था और ये 300 टुकड़ा के सबका अपना अपना राजा था, सबका शासन का तरीका अलग अलग था। अलग अलग टुकड़ा होने की वजह से इन क्षेत्रों के व्यापारियों को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यानी अगर बात करें, यहाँ पर कोई व्यापारी है और इस क्षेत्र में अपने वस्तु को बेचना चाह रहा है तो वो इन क्षेत्र के सभी राज्यों को टैक्स देते हुए यहाँ पर अपने वस्तु को बिक्री करेगा और ये बहुत बड़ी समस्या था इन लोगों के लिए। तो इन प्रशा के यानी इस क्षेत्र के सभी व्यापारी आपस में मिल करके विचार किए कि अलग अलग जो टैक्स के सिस्टम है, अलग अलग जो माप तोल की इकाई है, उन सबको दूर किया जाए। सन 1834 ईस्वी में, इस डेट को ध्यान रखिएगा, सन 1834 ईस्वी में प्रशा के व्यापारी सब आपस में मिल करके एक संगठन का निर्माण किया। सन 1834 ईस्वी में इन क्षेत्र के व्यापारी सब, खास करके प्रशा के व्यापारी सब आपस में मिल करके एक संस्था बनाया। वह संस्था व्यापारियों की संस्था था और इन संस्था का नाम दिया गया जालवे रान।
जाल्बेराइन नामक संस्था बनाया गया। जब ये जाल्बेराइन नामक संस्था बना तब सभी व्यापारी आपस में इकट्ठा होकर के यह तय किया कि सभी क्षेत्र का नियम अलग अलग न होकर के एक रहे और यह एक नियम व्यापार के संबंध में रखा गया। इससे भी इन सभी क्षेत्र के लोग को आपस में एक होने का मौका मिला। अब हम बात करते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में इन दोनों की क्या भूमिका रही है। तो देखिए, विलियम प्रथम यहाँ के राजा था और विलियम प्रथम के ही चांसलर था बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। और बात करें कि बिस्मार्क किस नीति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया था, तो बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति के द्वारा जर्मनी के एकीकरण किया था। यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि रक्त एवं लौह की नीति कौन अपनाया था, तो रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क अपनाया था और बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर है। देखिए, भारत देश में एक पद है प्रधानमंत्री। इसी प्रधानमंत्री को ही जर्मनी में चांसलर कहा जाता है। यानी भारत में जो काम प्रधानमंत्री के द्वारा होता है वही काम जर्मनी में चांसलर के द्वारा होता है। और उस समय जर्मनी के चांसलर या आप प्रासा की चांसलर कर सकते हैं, तो वह बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण 3 युद्ध के द्वारा हुआ था। इसके हम एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, जर्मनी के एकीकरण पहला हुआ था डेनमार्क युद्ध के साथ। जर्मनी के एकीकरण की जो शुरुआत हुआ था वह डेनमार्क युद्ध के साथ हुआ था और यह डेनमार्क युद्ध 1864 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध प्रासा और ऑस्ट्रिया मिलकर लड़ा था। किसके विरुद्ध में? डेनमार्क के विरुद्ध में। प्रासा और ऑस्ट्रिया मिल करके लड़ा था, डेनमार्क के विरुद्ध में लड़ा था। इसमें प्रासा और ऑस्ट्रिया की जीत होती है और डेनमार्क को हार होती है। युद्ध क्या हुआ इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप इन क्षेत्र को देखिएगा, इन क्षेत्र को, तो यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा। इस देश का नाम है डेनमार्क। जर्मनी के आप दक्षिण और पश्चिम की तरफ देखिएगा तो आपको एक देश मिलेगा डेनमार्क। डेनमार्क देश बहुत पहले यानी 1864 से पहले जर्मनी के यहाँ के 2 क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था। डेनमार्क जर्मनी के 2 क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था। उसमें से एक क्षेत्र था जिसका नाम था सेल्सविल और एक क्षेत्र था जिसका नाम था होलस्टीन। देखिए, सेल्सविक और होलस्टीन का जो क्षेत्र था वो जर्मनी का था। यहाँ के भाषा, यहाँ के खान पान, यहाँ के रीति रिवाज सब जर्मनी के जैसा था, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों पर डेनमार्क का प्रभाव था। अतः प्रासा के जो चांसलर था बिस्मार्क, वह बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ मिल करके, ऑस्ट्रिया के राजा के साथ मिल करके एक योजना बनाया कि क्यों ना डेनमार्क पर आक्रमण करके इन दोनों क्षेत्रों को आपस में, इन दोनों क्षेत्रों को जर्मनी में मिला लिया जाए। और जब इन दोनों क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाएगा तो दोनों क्षेत्रों को आपस में बांट लिया जाएगा। हालांकि बिस्मार्क चाहता तो अकेले ही डेनमार्क पर कब्जा करके इन दोनों क्षेत्रों को जीत सकता था, लेकिन बिस्मार्क खुद अकेले यहाँ पर हमला न करके वह ऑस्ट्रिया के साथ मिल करके हमला करना उचित समझा। इस घटना के पीछे एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि बिस्मार्क एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। बहुत ही दूरदर्शी किस्म का यह व्यक्ति था। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ मिल करके इसलिए इस पे हमला करने के सोचा क्योंकि वह चाहता था कि जब हम ऑस्ट्रिया के सेना के साथ मिलकर इस पर कब्जा करेंगे, इस पर हमला करेंगे, तो ऑस्ट्रिया देश के सैन्य ताकत के बारे में जानकारी मिलेगा। ऑस्ट्रिया के सेना किस तरीके से युद्ध कर रही है, इस सेना की युद्ध करने के तौर तरीका, इनके पास जो हथियार है,
उन सब के बारे में बिस्मार्क को जानकारी मिल जाएगी और आगे चल करके जब ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करना पड़ेगा तो वो सब जानकारी इनको काम आएगा। हुआ क्या कि बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया इन दोनों ने मिलकर डेनमार्क पर हमला किया और डेनमार्क के साथ हमला करके सेल्सविक और होलस्टीन का क्षेत्र जीत लिया। जब दोनों क्षेत्र को जीत लिया गया तो इस जीत के उपरांत में एक संधि हुआ और वह संधि था गैस्टिन की संधि। गैस्टिन की संधि सन 1865 ईस्वी में हुआ था और इस संधि के द्वारा सेल्सविक का जो क्षेत्र था वह प्रसा को मिला और होलस्टीन का क्षेत्र ऑस्ट्रिया को दिया गया। लेकिन जब डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ तब उस युद्ध में बिस्मार्क यह विश्लेषण किया कि प्रसा की जो सेना है वह ऑस्ट्रिया से कहीं बेहतर है। अगर भविष्य में युद्ध होता है प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच तो उस युद्ध में प्रसा की जीत निश्चित होने वाली है। जब यह बात पता चला तो कुछ समय के बाद प्रसा जो होलस्टीन का क्षेत्र था, यह होलस्टीन का क्षेत्र ऑस्ट्रिया को दिया गया था, उस होलस्टीन के क्षेत्र पर यह प्रसा अपना अधिकार कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। जब होलस्टीन पर कब्जा किया गया तो ऑस्ट्रिया के शासक को बहुत बुरा लगा क्योंकि संधि के अनुसार होलस्टीन का जो क्षेत्र था वो ऑस्ट्रिया को दिया गया था। लेकिन जब कब्जा किया तब ऑस्ट्रिया इस बात से दुखी होकर के प्रसा पर आक्रमण कर दिया और जैसे ये आक्रमण हुआ पहले से ही प्रसा तैयार था कि आगे चल करके हमको ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करना पड़ेगा, ये पहले ही तैयारी कर रखा था। यहाँ तक कि बिस्मार्क जब चांसलर बना था तब वो अपने पूरे इलाके के, पूरे राज्य के जितने भी व्यक्ति था, जितने भी नागरिक था, उन सब को सैनिक सेना में जाने के लिए अनिवार्य कर दिया था। यानी देश में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग एक न एक समय देश के सैन्य सेवा में जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत अच्छा तरीका से यहाँ की आर्मी बन गई थी। होलस्टीन के बात को लेकर के जब ऑस्ट्रिया इस पे हमला किया तब यह युद्ध के एक नाम दिया गया और उस युद्ध का नाम सेडोवा युद्ध दिया गया है। यानी होलस्टीन के नाम पर एक युद्ध हुआ था। यह युद्ध प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। यह युद्ध सेडोवा युद्ध के नाम से जाना जाता है और यह सन 1866 ईस्वी में हुआ था। इस सेडोवा युद्ध में प्रसा की जीत होती है और ऑस्ट्रिया की हार होती है और ऑस्ट्रिया को हराने के बाद इस पूरे क्षेत्र को इस क्षेत्र में मिला लिया था। हालांकि देखिए ये अलग देश है वर्तमान में, उस समय ऑस्ट्रिया का क्षेत्र यहाँ तक हुआ करता था, तो ये पूरे इलाके का क्षेत्र जर्मनी संघ में मिला लिया जाता है। अब यहाँ पर एक देश है फ्रांस। इस देश के साथ अंतिम युद्ध होता है और इस अंतिम युद्ध के साथ पूरे जर्मनी का एकीकरण संपन्न हो जाता है। एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम दिया गया है सेडान का युद्ध। यह सेडान युद्ध सन 1870 ईस्वी में हुआ था। सेडान के युद्ध प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। कभी कभी आपको यह भी दिख जाएगा कि सेडान का युद्ध जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ था। इस युद्ध में प्रसा यानी कि जर्मनी की जीत हुआ था और फ्रांस की हार हुआ था। यह युद्ध हुआ क्यों, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ देखिएगा तो ये जर्मनी है, जर्मनी के इधर आपको फ्रांस देश मिलेगा और फ्रांस के बगल में एक देश मिलेगा जिसका नाम स्पेन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हो गया जर्मनी देश, जर्मनी के इधर आपको मिलेगा फ्रांस और फ्रांस के इधर एक देश है स्पेन। जो फ्रांस के साथ युद्ध हुआ था सेडान युद्ध, यह युद्ध स्पेन के उत्तराधिकार के लेके हुआ था। ध्यान रखिएगा, स्पेन के उत्तराधिकार को लेकर के यह युद्ध हुआ था। क्या था स्पेन के उत्तराधिकार का मुद्दा? देखिए स्पेन के जो राजा शासन करता था वह गद्दी से हट गया, उसे जनता सब गद्दी से हटा दिया गया। तो उसके बाद यह प्रश्न खड़ा हुआ कि स्पेन के शासन कौन संभालेगा, और इस स्पेन के शासन संभालने में सबसे बड़ा दावेदार जर्मनी के राजकुमार था। तो जर्मनी के राजकुमार यहाँ पर शासक बनाए जाते।
लेकिन यह बात फ्रांस को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि अगर जर्मनी का कोई व्यक्ति या जर्मनी का कोई शासक स्पेन का शासक बनेगा तो फ्रांस के दोनों तरफ दुश्मन देश हो जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो भविष्य में कभी युद्ध हुआ तो उसे दोनों तरफ से आक्रमण का डर रहता। अतः इस बात का जोरदार विरोध फ्रांस किया। इसी बात को लेकर के एक युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम दिया गया सेडान का युद्ध। और इस युद्ध में प्रसा और फ्रांस लड़ा था, हालांकि फ्रांस बुरी तरह से इस युद्ध में हार गया था। फ्रांस के उस समय जो राजा था वह था नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय सेडान युद्ध के समय फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय था। फ्रांस जब युद्ध में पराजित हुआ तब नेपोलियन तृतीय और जर्मनी के बीच एक संधि हुआ था। वह संधि जर्मनी के एक शहर फ्रैंकफर्ट में हुआ था। फ्रैंकफर्ट नामक शहर में हुआ था, और यह फ्रैंकफर्ट नामक शहर में जो संधि हुआ उसका नाम दिया गया फ्रैंकफर्ट की संधि। और यह संधि सन 1871 ईस्वी में हुआ था, और इसी फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा सन 1871 ईस्वी में संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण हो गया था। ये रहा जर्मनी के एकीकरण। यहाँ के लिखे गए बात को आप सावधानी से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यहीं से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे इटली के एकीकरण के बारे में। तो यहाँ पर आपको एक देश दिखाई दे रहा होगा, इस देश का नाम है इटली। इटली का एकीकरण सन 1870 ईस्वी में हुआ था। और इटली के एकीकरण की बात करें तो क्या क्या बाधा था इटली के एकीकरण में, उसकी चर्चा करते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि इटली के सभी क्षेत्रों का नाम दिया गया है। इस क्षेत्र का नाम याद रखना बड़ा जरूरी है। इस क्षेत्र के नाम याद रखने से पता चलेगा कि इटली के एकीकरण की बाधाएं क्या थी और किस किस तरह से इटली का एकीकरण संपन्न हुआ था। आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर के क्षेत्र में, उत्तर के क्षेत्र में, तो आपको एक इलाका मिलेगा जिसका नाम है लोम्बार्डी, और एक क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम है वेनिस। इस क्षेत्र में आपको मिलेगा लोम्बार्डी और यहाँ मिलेगा आपको वेनिस। यह लोम्बार्डी और जो वेनिस का क्षेत्र है यह दोनों ऑस्ट्रिया देश के कब्जे में था। इन दोनों क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया अधिकार कर रखा था, लोम्बार्डी और वेनिस के क्षेत्र पर। आप जब भी इतिहास पढ़े तो अपने साथ एक विश्व का मैप अवश्य रखें, जिससे आपको पूरे लोकेशन के जानने में आसानी होती है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जर्मनी है, जर्मनी के इस साइड में आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया, ये वर्तमान की बात बोल रहे हैं, और आपको इस क्षेत्र में इटली देश मिलेगा। तो ऑस्ट्रिया चूँकि यहाँ पर था, और उस समय जब मेटरनी का शासन हुआ करता था तब ऑस्ट्रिया एक बहुत ताकतवर देश था। तो इन इटली के इन जो क्षेत्र था उत्तरी क्षेत्र, उस पर ऑस्ट्रिया का क्या था, अधिकार था। इटली के अगर इधर इलाके में देखेंगे तो आपको एक मिलेगा परमा क्षेत्र, मोडेना क्षेत्र और टस्कनी का क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्र पर अलग अलग स्वतंत्र राजाओं का अधिकार था। और इटली के यहाँ देखेंगे तो इटली की राजधानी है रोम, और इस रोम क्षेत्र पर पोप का अधिकार था। पोप क्या है, तो आप इसे बोल सकते हैं कि जो ईसाई धर्म होता है, उस ईसाई धर्म के जो धार्मिक गुरु होते हैं वही धार्मिक गुरु पोप कहे जाते हैं। तो यहाँ पर पोप का हस्तक्षेप था, और पोप के संरक्षण कौन देता था, तो पोप के संरक्षण फ्रांस देश दे रहा था उस समय। इटली के दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर नेपल्स है, और एक क्षेत्र है यहाँ पर सिसिली। सिसिली चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो सिसिली तथा नेपल्स का जो क्षेत्र था उस पर फ्रांस देश का अधिकार था। तो इससे आपको इटली के एकीकरण की बाधा समझ में आएगी कि इटली के उत्तरी क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया का कब्जा है, दक्षिणी क्षेत्र सिसिली तथा नेपल्स पर फ्रांस का कब्जा है। इटली के जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वह सब स्वतंत्र राजाओं के कब्जे में है, और इटली के जो यहाँ क्षेत्र है राजधानी क्षेत्र रोम, इस पर कहीं न कहीं पोप का हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। तो इटली के एकीकरण की बाधा था। अब हम बात करते हैं इटली का एकीकरण हुआ कैसे। तो देखिए
जर्मनी और इटली में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुआ था, वो राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत नेपोलियन से माना जाता है, क्योंकि नेपोलियन इन क्षेत्र पर कभी न कभी हमला किया था और हमला करके इन क्षेत्र को जीता था। तो जब इन क्षेत्रों पर नेपोलियन हमला कर रहा था, तो उस नेपोलियन के आक्रमण के डर से इन दोनों क्षेत्र के कुछ लोग आपस में एक हुए थे और राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत हुआ था। बात करते हैं नेपोलियन की इटली के एकीकरण किन किन के द्वारा पूरा हुआ था, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इटली के एकीकरण में मुख्यतः 4 व्यक्ति का योगदान माना जाता है। पहला नाम है मेजनी, दूसरा है काउंट काबुर, तीसरा है गैरीबाल्दी और चौथा है विक्टर इमैनुअल द्वितीय। जो मेजनी है उसे इटली के एकीकरण के मसीहा कहा जाता है, और जो गैरीबाल्दी है उस गैरीबाल्दी को इटली के एकीकरण के तलवार कहा जाता है। काउंट काबुर को इटली के एकीकरण का कूटनीतिक या राजनीतिक कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि इटली के एकीकरण में किस व्यक्ति को क्या उपनाम दिया गया। इटली के एकीकरण की बात करें तो इटली के एकीकरण मुख्यतः 3 चरण में पूरा हुआ है। 3 चरण में इटली में जो राष्ट्रवाद का विस्तार किया था, वो राष्ट्रवाद का विस्तार मेजनी के द्वारा होता है, क्योंकि मेजनी एक ऐसा व्यक्ति था जो गणतंत्र के समर्थन था और यह चाहता था कि पूरे इटली को एक करके यहाँ पर गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की जाए। इटली में राष्ट्रवाद के विस्तार के लिए मेजनी 2 संस्था बनाया था, और 2 संस्था में से एक संस्था था यंग इटली और एक संस्था था यंग यूरोप। यंग इटली सन 1831 ईस्वी में बनाया गया था और यंग यूरोप 1834 ईस्वी में बनाया गया था, और इन संस्थाओं के माध्यम से मेजनी इन पूरे क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना का विस्तार किया था। लेकिन जब मेजनी का प्रभाव बढ़ रहा था, तब मेटरनिख मेजनी पर अंकुश लगा दिया। मेजनी को सजा सुनाने के लिए यहाँ पे फरमान जारी कर दिया गया। इस वजह से मेजनी को इटली छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन इटली के एकीकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण कदम था, वह मेजनी के द्वारा ही पूरा किया गया था, क्योंकि जो राष्ट्रवाद की भावना की कमी था, उस राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में सबसे मेन योगदान मेजनी को दिया जाता है, और उनके द्वारा बनाए गए संस्था भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जाना जाता है। मेजनी एक और संस्था बनाए थे जिसका नाम था फ्रेंड्स ऑफ इटली, और यह 1851 में बना था। लेकिन आप इन दोनों संस्थाओं के बारे में ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं यंग इटली और यंग जर्मनी के बारे में। इटली के एकीकरण के जो प्रथम चरण था, वह प्रथम चरण काउंट काबुर के द्वारा पूरा हुआ था। देखिए, मेजनी के द्वारा कोई चरण पूरा नहीं था, कोई क्षेत्र इटली में नहीं मिलाया गया था, क्योंकि मेजनी सिर्फ राष्ट्रवाद की भावना के विस्तार किया और उनको मेटरनिख के डर से भागना पड़ा था। इटली के एकीकरण का जो प्रथम चरण था, वह प्रथम चरण काउंट काबुर के द्वारा पूरा होता है। काउंट काबुर कौन था? तो काउंट काबुर एक प्रधानमंत्री था, इटली क्षेत्र का प्रधानमंत्री था। जब काउंट काबुर इटली का प्रधानमंत्री बना, तब इसने अनुभव किया कि जब तक हम यूरोप के बाकी देशों के समर्थन नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक इटली को एक करना संभव नहीं है। तो इन्होंने अपने कूटनीतिक बुद्धि द्वारा, राजनीतिक बुद्धि द्वारा यूरोप के बहुत सारे देशों को अपने पक्ष में मिला लिया, और अपने पक्ष में मिला करके इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। काउंट काबुर अपने प्रथम चरण में लोम्बार्डी क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। देखिए, लोम्बार्डी का जो क्षेत्र है वह ऑस्ट्रिया के अधीन में था। तो काउंट काबुर क्या किया? सबसे पहले फ्रांस देश के साथ दोस्ती किया, और फ्रांस देश के साथ दोस्ती कर करके क्या निश्चित कर लिया कि भविष्य में कभी ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ, ऑस्ट्रिया के साथ सामना होगा, तो फ्रांस एक निष्पक्ष की भूमिका में रहेगा, वो किसी का समर्थन नहीं कर पाएगा। जब फ्रांस के साथ इनके दोस्ती हो गई, फ्रांस के साथ इनका समझौता हुआ, तब इन्होंने अपने सेना को लेकर के लोम्बार्डी पर आक्रमण कर दिया। लोम्बार्डी पर आक्रमण करके
इन्होंने इस क्षेत्र को ऑस्ट्रिया से छीन करके इटली में मिला दिया। और जब वेनिस क्षेत्र पर कब्जा करने जा रहा था तब बाद में फ्रांस और ऑस्ट्रिया की बीच दोस्ती हो जाती है और यह वेनिस को कब्जा करने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन इनका एक बहुत बड़ा कदम यह था, इन लोम्बार्डी क्षेत्र को क्या किया था, जीत लिया था और इटली क्षेत्र में मिला दिया। लोम्बार्डी पर जैसे ही कब्जा हुआ, इटली के इन क्षेत्र पर देखिएगा जो स्वतंत्र राजाओं के अधीन में था वह सब स्वतः ही अपने आप ही इटली में मिल गया, क्योंकि इन जो क्षेत्र था, इन सभी क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हो चुका था। और यदि इन सब क्षेत्रों के राजा इटली में विलय नहीं होता तो आज न कल इन क्षेत्रों में विद्रोह होता और राजा को हटा दिया जाता। तो यहाँ के राजा डर करके अपने आप ही इटली में विलय कर लिया। हाँ, कहाँ है आप? अब इटली के एकीकरण के बात करें तो एक क्षेत्र यहाँ पर सिसिली और एक है यहाँ पर नेपल्स। देखिए लोम्बार्डी और इन क्षेत्र का एकीकरण हो चुका है। अब एक सबसे बड़ा यहाँ पर क्षेत्र है सिसिली और नेपल्स। इन दोनों क्षेत्र पर फ्रांस का कब्जा है। अब इन दोनों क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए काउंट काबुल खुद न जा करके गैरीबाल्दी को भेजता है। गैरीबाल्दी कौन था? तो गैरीबाल्दी इटली के क्रांतिकारी था। यह बहुत दिन से इटली को एक करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जब इन क्षेत्रों में विरोध कर रहा था, इटली को एक करने का प्रयास कर रहा था, तब कहीं न कहीं मेटरनी का प्रभाव ज़्यादा होने की वजह से इन्हें इटली छोड़ करके जाना पड़ा था और यह दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में अपने आर्मी का विस्तार कर रहा था। गैरीबाल्दी एक ऐसा व्यक्ति था जो एक सैन्य संगठन का निर्माण किया था। अपना इनका एक खुद का आर्मी था और इस आर्मी पे इन्होंने एक ड्रेस दे रखा था जिसका रंग लाल था। इस वजह से इनका जो सैन्य संगठन था उसका नाम लाल कुर्ती पड़ गया था। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाल कुर्ती संगठन का निर्माण किसने किया था? तो लाल कुर्ती संगठन का निर्माण गैरीबाल्दी था। और गैरीबाल्दी के पास बहुत बड़े बड़े जहाज हुआ करता था, बहुत सारे जहाज था, नाव था। तो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गैरीबाल्दी के पेशा क्या था? तो गैरीबाल्दी के पेशा नाविक था। ये नाव चलाते थे, हालांकि इनके पास बहुत बड़े बड़े जहाज थे और उन जहाज से अपना काम करते थे। ये दो बात याद रखेंगे कि गैरीबाल्दी को इटली की एकीकरण का तलवार कहा जाता है और इन्होंने लाल कुर्ती नामक एक संगठन बनाया था। इनका पेशा क्या था? इनका पेशा नाविक था, ये नाविक थे। गैरीबाल्दी के पास चूँकि बड़े बड़े जहाज थे, इनके पास एक नेवी था, तो इनके पास यह सुविधा होने की वजह से काउंट काबुल इनको नियुक्त किया कि आप इटली के दक्षिणी क्षेत्र में जो फ्रांस के अधिकार वाले क्षेत्र है उनको जीत करके इटली में विलय कीजिए। गैरीबाल्दी आता है और आकर के इन दोनों क्षेत्र पर आक्रमण करके दोनों क्षेत्र को इटली में विलय कर देता है। इस तरह से इटली के एकीकरण के दूसरा चरण कंप्लीट होता है। इटली के एकीकरण का प्रथम चरण काउंट काबुल के नेतृत्व में पूरा हुआ और दूसरा चरण गैरीबाल्दी के नेतृत्व में पूरा हुआ। अब इटली के दो क्षेत्र बच जाता है, एक है यहाँ पर रोम का क्षेत्र और एक है यहाँ पर वेनिस का क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों को इटली के जो राजा था विक्टर इमैनुअल द्वितीय उनके द्वारा पूरा किया जाता है। विक्टर इमैनुअल द्वितीय जब इटली का राजा बना तब उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों पर अधिकार किया था। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि 1866 में सेडोवा युद्ध हुआ था और वह युद्ध प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। देखिए बात है 1866 की। 1866 ईस्वी में जब ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच लड़ाई होता है तब ऑस्ट्रिया का पल्ला कमज़ोर पड़ जाता है। ऑस्ट्रिया की चूँकि सैन्य ताकत कमज़ोर था, प्रसा पे अधिक था, तो जब लड़ाई हो रहा था तो ऑस्ट्रिया की सेना कमज़ोर पड़ने लगा। जब वो ऑस्ट्रिया की सेना कमज़ोर पड़ने लगा तब ऑस्ट्रिया अपने सेना को जो यहाँ पर रख रखा था वेनिस यानी कि वेनेशिया क्षेत्र पर, उस वेनेशिया क्षेत्र से यह क्या किया, यहीं पर ऑस्ट्रिया है, इस ऑस्ट्रिया क्षेत्र में बुला लिया। जैसे ही ऑस्ट्रिया अपने सेना को बुलाया विक्टर इमैनुअल द्वितीय को मौका मिल गया
और इन्होंने अपनी सेना भेज करके इस क्षेत्र पर क्या किया, अधिकार कर लिया। तो जब सिडोवा युद्ध हुआ था तो सिडोवा युद्ध के द्वारा सिडोवा युद्ध में एक बहुत बड़ा मौका मिला था विक्टर इमैनुएल द्वितीय को, और उसका फायदा उठाते हुए इन्होंने वेनिस के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था और इसे मिला करके इटली में मिला दिया। अब केवल एक बच गया, रोम का क्षेत्र। रोम का क्षेत्र पोप के अधीन में था, अधीन नहीं कह सकते, पोप के संरक्षण में कह सकते हैं। और रोम चूँकि जो पोप था वो पोप ईसाई धर्म से संबंधित है और पूरे यूरोप में ईसाई धर्म का ही प्रभाव देखने को मिलता है। चूँकि ये धार्मिक व्यक्ति थे अतः इनको जबरदस्ती नहीं हटाया जा सकता है और इनका संरक्षण फ्रांस कर रहा था। तो विक्टर इमैनुएल द्वितीय कुछ समय प्रतीक्षा किया। इनका यह प्रतीक्षा खत्म हुआ सन 1870 ईस्वी में। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस एक युद्ध करता है प्रसा के साथ। फ्रांस एक युद्ध करेगा प्रसा के साथ और यह युद्ध होगा सिनान करके। जब फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हो रहा था तब फ्रांस की सेना कमजोर पड़ गई और फ्रांस अपने कुछ सेना को यहाँ पर रख रखा था, इन क्षेत्रों में, रोम के क्षेत्र में रख रखा था। तो फ्रांस जब सेना में कमजोर पड़ा तो यहाँ से वह अपने सेना को बुला लिया अपने देश में। जैसे यहाँ से सेना खाली हुआ, विक्टर इमैनुएल द्वितीय इन क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। क्योंकि चूँकि यहाँ पर पोप था तो पोप को समझा बुझा कर कि देखिए आप एक धार्मिक गुरु है और आपको किसी भी क्षेत्र में, अगर आपको किसी भी क्षेत्र को दे दिया जाएगा तो वहाँ पर आप आराम से धार्मिक प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धार्मिक काम कर सकते हैं। क्योंकि यह क्षेत्र इटली के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, राजधानी क्षेत्र था, अतः यहाँ पर इटली का जिक्र होना अति आवश्यक था। तो पोप चूँकि धार्मिक व्यक्ति थे अतः उन्होंने विक्टर इमैनुएल के बात मान लिया गया और रोम में ही उनको एक स्थान मिला था। रोम शहर के बीचों बीच एक स्थान दिया गया था पोप को। आज वह क्षेत्र वेटिकन सिटी के नाम से जाना जाता है। वेटिकन सिटी, यह वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। जैसे ही 1870 में रोम के क्षेत्र पर इटली का अधिकार हुआ वैसे ही 1870 तक पूरे इटली का एकीकरण संपन्न हो जाता है। इस तरह से आपने देखा कि इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे पूरा हुआ। अब आप लोग इन सब का आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं। जितने भी क्लास 10th के प्रश्न हैं उस सभी प्रश्न को हस्तलिखित नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। उसमें सभी प्रश्न का आंसर बखूबी दिया होगा। आप यहाँ पर सिर्फ कहानी समझेंगे। जहाँ तक आंसर की बात है तो आंसर के लिखने का तरीका क्या है, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।